जी मित्रों, नमस्कार। आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। और आप सभी जिस चाव के साथ और जिस उत्साह, लगन, प्रेम के साथ जनसुलभ पुस्तकालय के कार्यक्रमों को देखते हैं, आप सभी का हार्दिक आभार। और इन दिनों जब हम राजेश जोशी जी पर एकाग्र कर रहे हैं, तब एक रचनाकार के विभिन्न पक्षों पर चर्चा हो रही है। कविताओं पर, अनुवाद पर, कहानियों पर, नाटकों पर आदि। आज की यह चर्चा, आज की यह कड़ी बेहद खास है साथियों, क्योंकि आज इस कड़ी में उनकी जीवन संगिनी जुड़ रही हैं। और यह हम सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, रोचक है कि हम अपने प्रिय रचनाकार के उन पक्षों को जानें जो कई बार हम जानना तो चाहते हैं, मगर उस तरह से उस विस्तार में जाकर जानने का मौका नहीं मिलता है। मेरा इशारा उनकी जीवन संगिनी निरूपा जोशी जी की ओर है। आज वे हम सब के साथ बातचीत करेंगी, संवाद करेंगी, और इसके बहाने एक लेखक की निजी और निजेतर दुनिया के भी कई रंग, कई प्रसंग हमारे बीच खुलेंगे। मित्रों, निरूपा जोशी जी माइक्रोबायोलॉजी में एमफिल कर चुकी हैं और शुरुआत में कई नौकरियों को इन्होंने निकाला। और जाहिर है कि जब आप एक साथ कई नौकरी निकालते हैं तो आपकी प्रतिभा का लोहा पूरा परिवार और समाज मानता है। निरूपा जी भी एक ऐसी ही प्रतिभावान छात्र रहीं। एक नौकरी, जो कई नौकरियों के बीच जिस एक नौकरी का इन्होंने चुनाव किया स्वयं ने और परिवार वालों ने मिलकर, वह बैंक की सेवा में जाने का रहा और वहीं फिर अंततः रहीं। मगर उससे पहले अगर हम बात करें तो निरूपा जी स्कूल स्तर पर हॉकी की एक जानी मानी खिलाड़ी रहीं और राष्ट्रीय स्तर तक की प्रतियोगिताओं में अपने स्कूल का प्रतिनिधित्व किया। और बाद में वे पढ़ाई में भी अच्छी रहीं, तो इस कारण से हॉकी का वह खेल कहीं पीछे छूट गया, मगर किसी और खेल ने उसकी जगह ले ली। वे विश्वविद्यालय में, कॉलेज में बैडमिंटन खेलती रहीं। तो इस तरह से एक साइंस और खेल से जुड़ाव रखने वाली निरूपा जी के जीवन में राजेश जी आते हैं। कैसे आते हैं हम उनसे ही सुनेंगे। तो मैं आप सभी मित्रों की ओर से उन्हें यहाँ पर इस कार्यक्रम में आमंत्रित कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ। बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत निरूपा जी, हार्दिक नमस्कार। अभिवादन। नमस्कार। और हमें इस बात की खुशी है कि आपने आज समय निकाला और हम सभी लोग, तमाम लोग जो राजेश जी को प्यार करते हैं, उनकी रचनाओं को जीते जानते समझते हैं, वे अधिक से अधिक आपको सुनना चाहेंगे, क्योंकि एक रचनाकार के साथ आपकी अपनी जो यात्रा है वह भी कई उतार चढ़ाव की यात्रा है। तो हम उसे ही सुनेंगे और शुरुआत यहीं से करते हैं कि आप राजेश जोशी जी के साथ कैसे जुड़ती हैं, और उससे पहले आप दोनों की भेंट पहली बार किस तरह की होती है। निरूपा जी। नमस्कार सभी को। और मैं जन सुलभ पुस्तकालय और अर्पण जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया आप लोगों से रूबरू होने का। राजेश जी को तो सभी पहचानते हैं,
सभी उनके बहुत मुरीद हैं, पर उनके साहित्यिक अवदान पर तो मैं कोई बात नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे को साहित्य में सही कहने में कोई रुचि नहीं थी, कभी भी नहीं थी, क्योंकि मैंने हिंदी लैंग्वेज भी नहीं पढ़ी, 8वीं तक ही पढ़ी सिर्फ। तो और घर में क्योंकि बंगाली परिवार होने की वजह से हिंदी में बात करना भी अलाउड नहीं था। अगर हम घर पे किसी तरह से बात करते थे तो सिर्फ बांग्ला में ही बात करते थे, और जब लड़ते थे तो अंग्रेजी में लड़ते थे, भाई बहन। इसलिए हिंदी की कोई मैगजीन अगर हम कहें कि घर पे आती हो, ऐसा भी नहीं है। सिर्फ चंदन और पराग के अलावा हमारी हिंदी में कोई मैगजीन नहीं आती थी, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे थे उस समय। बंगला की जरूर मैगजीन आती थी, देश, जो माँ और बड़ी बहनें पढ़ा करते थे, हमको बंगला पढ़नी नहीं आती थी। और पिताजी के लिए रीडर्स डाइजेस्ट आता था। किसी भी तरह का फिल्म फेयर, फिल्म से संबंधित या कमर्शियल मैगजीन हमारे घर में नहीं आती थी। इसलिए हिंदी से उस तरह से हम ज्यादा रूबरू हो नहीं पाए, और क्योंकि हमने स्कूल में भी नहीं पढ़ा, 8वीं तक ही पढ़ा, तो साहित्य में सही कहने में बहुत ज्यादा कभी रुचि नहीं रही। साइंस के बैकग्राउंड होने की वजह से साइंस में जरूर रहा, स्पोर्ट्स में रहा, लेकिन साहित्य में नहीं था। तो इसलिए साहित्य के बारे में बात करना तो मेरे लिए मुनासिब कतई नहीं है। इसलिए मैं सिर्फ अपने ही और अपने जीवन में जो जो घटित हुआ है उसी के बारे में ज्यादा बात कर सकती हूँ, कि कैसे हम मिले। सबसे पहली बात तो ये कि साइंस बैकग्राउंड होने के बाद मैं काहे के लिए बैंक में आ गई, वो ये कि पिता को इस चीज की चिंता थी कि कहीं मैं दूर न चली जाऊं। इसलिए उन्होंने इस स्टेट बैंक, जिसके अधिकारी हमारे घर के आसपास रहते थे, उसको चुना, जिससे कि मुझे भोपाल में ही पोस्टिंग मिल जाए। और इत्तेफाक से हुआ भी ऐसा ही कि मैंने एक एग्जाम दिया था, एमफिल करते करते ही एग्जाम दिए, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए थे, तो उसमें से एक स्टेट बैंक का भी था जिसमें सिलेक्शन हो गया। और हमने जाके इंटरव्यू भी दे दिया तो उसमें भी सिलेक्शन हो गया। तो पिता का बहुत ज्यादा आग्रह था कि नहीं, आप बैंक में ही जाएं। तो बेमन से, क्योंकि फाइनेंस फाइनेंस तो आता नहीं था, लेकिन फिर भी बेमन से हमने स्टेट बैंक ज्वाइन कर लिया। जब हम पहले दिन ज्वाइन करने गए स्थानीय प्रधान कार्यालय में भोपाल में, तो हमें परिसर विभाग मिला, प्रीमाइसेस डिपार्टमेंट। हमें आता तो कुछ था नहीं बैंकिंग के बारे में, और न ही ऑफिस के कामकाज के बारे में। के डिस्पैच में बिठा दिया गया, हम बैठ गए। तो एक हमारे साथी थे, उन्होंने हमें सबसे परिचय कराया और कहा आज नई मैडम आई हैं, तो आपको हम काम समझा देते हैं। पर हम बता दें कि अभी हमारे डिपार्टमेंट में एक व्यक्ति कम है जो आज नहीं आए हैं, वो हमारे बड़े बाबू, और वो कॉमरेड हैं, और वो लिखते पढ़ते भी हैं काफी कुछ। ये परिचय दिया गया मुझे। तो आ, मैं उस दिन बैठे बैठे बोर हो रही थी, क्योंकि मुझे काम कुछ आता नहीं था, और मुझे अभी तक किसी ने कुछ बताया भी नहीं था कि मुझे करना क्या है। तो मैं खाली पेपर पे ड्राइंग कर रही थी, क्योंकि मैं बॉटनी की स्टूडेंट थी, तो प्रैक्टिकल में हम बहुत ड्राइंग करनी पड़ती थी। तो खाली बैठे बैठे ड्राइंग कर रही थी, कहीं फूल पत्ते, कहीं चेहरे मोहरे बना रही थी। तो वो सज्जन आके बोले, अच्छा अच्छा, आप ड्राइंग भी कर लेती हैं? हमारे बड़े बाबू भी बहुत अच्छा ड्राइंग करते हैं। अब बड़े बाबू कौन है क्या है ये तो पता नहीं था। बहरहाल वो दिन गुजर गया। दूसरे दिन भी मैं जाके अपनी सीट पे बैठी, तो एक व्यक्ति आया, पतला दुबला सा, लंबा सा, सिगरेट पीता हुआ, और वो आके अपनी सीट पे बैठ गया, मेरी तरफ देखा और अपनी सीट पे जाके बैठ गया। तो जिस सज्जन ने मुझे उनसे सब लोगों से इंट्रोड्यूस कराया था, वो भागे भागे आए मेरे पास और बोले, ये हमारे बड़े बाबू हैं, इनका नाम राजेश जोशी। मैंने कहा अच्छा, ठीक है। तो ये हमारी पहली मुलाकात, पर हमारे में कोई संवाद नहीं हुआ। वो भी आके बैठ के अपना काम करने लगे, हम भी अपना काम करने लगे जो हमें बताया गया। इसी बीच कुछ डिपार्टमेंटल हेड से कुछ चर्चा हुई होगी, जिसके बारे में मुझे पता नहीं। उसमें राजेश को बहुत गुस्सा आया
और वो काफी जोर से चिल्लाते हुए, मैंने काफी दंदनाते हुए डिपार्टमेंटल हेड के कमरे में गए और वहां से भिनभिनाते हुए आए और जोर से चेयर खींची और सिगरेट जलाई और खूब बड़बड़ाते हुए वहां बैठ गए। मैंने ये रूप देखा, इतना गुस्सा, बहुत ज्यादा गुस्सा। फिर उसके बाद अक्सर देखती थी मैं कि कुछ हम लोग बात करते थे नॉर्मली, थोड़ा बहुत। फिर जब भी कोई ऐसी बात होती थी जो कि गलत है, तो राजेश बहुत नाराज हो जाते थे, बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाते थे और बहुत लड़ते थे। ट्रेड यूनियन के लीडर भी थे उस समय और ट्रेड यूनियन का काम भी करते थे, जिसके बारे में मुझे कुछ उस समय पता नहीं था कि आखिर ये ट्रेड यूनियन क्या होता है। और तो धीरे धीरे फिर हम लोगों में थोड़ा परिचय हो गया, हम लोग बात बात करने लगे। फिर एक दिन ट्रेड यूनियन का माने यूनियन का इलेक्शन आया। तो इलेक्शन में इन्होंने आके कहा मैं खड़ा हुआ हूँ, आप मुझे वोट दीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है, पर मैं वोट देने नहीं गई। तो ये आए और कहने लगे आप वोट देने क्यों नहीं जा रही हैं। तो मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने कहा मेरा मन, मेरा मेरा वोट है, मेरा मन, मैं दूं चाहे ना दूं, दैट्स माय फंडामेंटल राइट। इस बात पे हमारा झगड़ा हो गया और झगड़ा हो गया और उन्होंने हालांकि कई बार कहा कि आप वोट दे दीजिए, आप वोट दे दीजिए, लेकिन मैंने वोट नहीं दी और वो झगड़ा हो गया और हमारी बोलती बंद हो गई। फिर हम लोग आपस में बात ही नहीं करते, बहुत दिन हो गए। फिर हमारा डिपार्टमेंट जहाँ था वहां से दूसरी जगह चला गया। दूसरी जगह जहाँ गया वहां पे हमारी सीट आगे पीछे थी, मैं आगे बैठती थी, ये मेरे पीछे बैठते थे। तकरीबन 1 साल निकल गया, हम लोगों ने बात नहीं की। फिर इनका एक बार प्रमोशन का टेस्ट था, तो ये एग्जाम देने जा रहे थे, तो मैंने इनको विश कर दिया, विश यू ऑल द बेस्ट। तो थैंक यू कह के चले गए। फिर उसके बाद इंटरव्यू कॉल आ गया, तो इंटरव्यू देने जा रहे थे, तभी भी मैंने कह दिया ऑल द बेस्ट, बोल थैंक यू कह के चले गए। और आए और कहा मैंने तो कुछ भी नहीं कहा इंटरव्यू में। मैंने कहा क्यों। बोले मुझे बनना ही नहीं है, मुझे अफसर बनना ही नहीं है। मैं सोचती रही उनके कैसा व्यक्ति है, कह रहा है कि अफसर नहीं बनना है। तो बहरहाल उसके बाद से थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हो गई। लेकिन जिस दिन मैंने पहले दिन इनको देखा था और ये बहुत गुस्से में आके बनाते हुए, लेकिन और जितने जितने गुण उस व्यक्ति ने मुझे इनके सुनाए थे कि लिखते भी हैं, लेफ्टिस्ट भी हैं, ड्राइंग भी करते हैं और ट्रेड यूनियन लीडर भी हैं, उस दिन सडनली मन में एक विचार कौंधा था कि ऐसा ही व्यक्ति होना चाहिए, बस इतना सही, इससे आगे कुछ नहीं। तो जब इंटरव्यू दे दिया इन्होंने और ये आके बताने लगे कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो कुछ बताया ही नहीं, बड़े शान से कि मेरे को तो होना ही नहीं है। मुझे तो, मैंने कहा एग्जाम क्यों दिया था, वो तो देना पड़ता है क्योंकि वो अनिवार्य होता है। एनीवे, तो इस तरह से होते होते फिर हम लोगों में बातचीत शुरू हो गई और हम लोग एक दूसरे को रजिस्टर जैसे पास ऑन करना पड़ता था, तो उसी में एक आध पर्ची रख के भेज देते थे। और इस तरह से हम लोगों में ऐसी दोस्ती हो गई कि हम लोग फिर बाहर भी मिलने लगे। लेकिन डिपार्टमेंट में अगल बगल बैठे हुए किसी को भी नहीं पता था कि हम लोग बाहर भी मिल लेते हैं। एक दिन हमारे एक कलीग ने कहा कि हमने तो आप लोगों को वहां देखा न्यू मार्केट में। तो इन्होंने कहा कि ये मैडम को सीबीएसई सीआईआई की किताबें चाहिए थी और बुक्स वर्ल्ड मेरा पहचान वाला है, तो मैं ले गया था उन्हें किताब दिलाने। बात आई गई, खत्म हो गई। फिर सारे एलएचओ को पता था, लोकल हेड ऑफिस वालों को, कि हम लोग घूमते फिरते हैं, पर हमारे डिपार्टमेंट वालों को किसी को नहीं मालूम था कि हम लोग घूमते फिरते हैं। फिर ये हमेशा
मजाक करते रहते थे कि मेरी शादी होने वाली है, मेरी शादी होने वाली है। तो इसी बीच ये हुआ कि हमने तय किया कि हम शादी करते हैं। तो शादी करने के लिए परेशानी ये थी कि मेरे घर में मेरी मदर की उसी साल डेथ हुई थी, 79 में। ये 79 की बात है, क्योंकि 77 में मैं आई, 78 हमने बात नहीं की, 79 में हमने बातचीत शुरू की। मई में मेरी मदर चली गई, उसके बाद हमारा थोड़ा ये डेवलपमेंट हुआ, और सितंबर में हमने डिसाइड किया कि हम शादी करते हैं। क्योंकि पिताजी भी थोड़े चिंतित थे। मेरे बाद मेरा भाई बाहर चला गया था पढ़ने के लिए, और मैं और पिताजी घर में रह गए थे मेरे एक कजन के साथ। पिताजी चाहते थे कि वो भाई के दूसरे बड़े भाई के पास चले जाएं, लेकिन वो मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहते थे, तो वो चाहते थे कि मेरी शादी हो जाए। तो हमने ये डिसाइड किया कि ठीक है, हम शादी करते हैं और घर पे बात करते हैं। तो मैं कैसे बात करूं सीधे सीधे पिता से, ये एक बड़ी बड़ी समस्या थी। तो घर आके मैंने अपने कजन से कहा, जो मेरे जेठ, मेरे ताऊ जी का लड़का हमारे साथ ही रहते थे, उससे कि यार मेरे को राजेश ने प्रपोज तो किया है, लेकिन मैं पिताजी से कैसे बोलूं। तो उसने कहा ऐसा करते हैं, चल अपन बड़ी दीदी के घर चलते हैं। हमारी बड़ी दीदी की शादी हम जब बहुत छोटे थे 61 में ही हो गई थी। वो भी छोटी थी, 19 साल की, जब उनकी शादी हो गई थी। तो जीजा जी को हम काफी, जीजा जी हमारा बहुत ख्याल रखते थे और दीदी भी हमारा बहुत ख्याल रखती थी। तो हम दोनों पिताजी से ये कह के कि हमको दीदी से कुछ स्वेटर का डिजाइन सीखना है, ये कह के हम बड़ी दीदी के पास चले गए। और बड़ी दीदी के यहाँ जाने के बाद जीजा जी ने पूछा, अच्छा बताओ लड़का क्या करता है। तो मैंने बैंक में नौकरी करता है। ओके फाइन। अच्छा ये बताओ कि इसको तनख्वाह कितनी मिलती है। उस समय शायद कुछ 1400-1500 रुपए मिलती थी, इतनी मिलती है, 4 फिगर में है, ठीक है ये भी चलेगा। पढ़ा कितना है। तो मैंने कहा दो पोस्ट ग्रेजुएशन है। दो पोस्ट ग्रेजुएशन। मैंने कहा हाँ, एमएससी जूलॉजी में भी है और एमए सोशियोलॉजी भी। अरे वाह, ये तो अच्छा है। और क्या है। जात। मैंने कहा ब्राह्मण है, जोशी है। ओहो, अच्छा अच्छा, ये भी चलेगा। नॉन बंगाली है, कोई बात नहीं, वो भी चलेगा। उम्र कितनी है। तो मेरे से 9.5 साल बड़े हैं। तो मैंने बताया 46 का बर्थ है। तो बोली ये वाला प्रॉब्लम है, ये तो ज्यादा है उम्र। तो मैंने कहा क्यों, माँ और बाबा में भी तो 10 साल का फर्क है, मेरे मेरे मदर फादर में भी 10 साल का फर्क। बोली हाँ ये बात तो वाजिब है, तो ये भी सही है। फिर कहने लगे अरे यार, मैं हमेशा मैट्रिमोनी देखता हूँ, और उसमें मेरे जीजा जी मजाक करने लगे, उसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगते। अगर एक्सपीरियंस मांग रहे होते तो मैं भी अप्लाई कर देता। ये उन्होंने मजाक में कहा। तो उन्होंने उसको भी ओके कर दिया कि अच्छा ठीक है, ये भी चलेगा। तो ऐसा करते हैं, कल पिताजी को बताते हैं तुम्हारी बात। और ऐसा कह के हम चले आए। और दूसरे दिन जब मैं बैंक से लौटी तो दीदी और पिताजी दोनों बाहर बैठे हुए थे बरामदे में, और पिताजी मुस्कुरा रहे थे। थक गई होगी, जाओ चाय चाय वाय पी लो, नाश्ता वाश्ता कर लो, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा। और जैसे ही मैं गई तो दीदी पीछे पीछे किचन में आके बोली कि नीरू, मैंने बाबा से बात कर ली, और वो बोले कि वो जाके मिल के आएंगे। मैंने कहा ठीक है। और फिर थोड़ी देर बाद ही उन्होंने आके मुझे बताया कि पिताजी तो इस राजेश के पिताजी को जानते हैं, बहुत सालों से जानते हैं। इनफैक्ट 1961 में जब मेरी सिस्टर की शादी होने वाली थी, तब उनकी जन्म पत्री पढ़वाने के लिए मेरे पिताजी मेरे ससुर जी के पास ही गए थे। तो ये इतना पुराना परिचय था, और उन्होंने बोला अरे ये वो तो बहुत अच्छा परिवार है, और मैं तो उनको जानता हूँ, और मैं जाके कल बात कर लूंगा उनसे। तो यहाँ तक बात हो गई। अब जब हम दूसरे दिन ऑफिस पहुंचे, तो राजेश भी क्योंकि अपने घर गए थे उसी दिन बताने के लिए, तो उन्होंने, राजेश ने कहा मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। तो मैंने कहा हाँ, मुझे भी आपको एक बात बतानी। तो कौन पहले बताए। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम बताओ। तो मैंने कहा कि मैंने
बाबा से बात की तो उन्होंने कहा वो तुम्हारे पेरेंट्स को जानते हैं। तो राजेश ने कहा यही बात मैं तुम्हें बताने वाला था कि मेरे पिताजी ने भी यही कहा कि वो तुम्हारे पिताजी को जानते हैं। तो बहरहाल इस तरह से हमारी शादी पक्की हो गई। और जनवरी में दो 1980 जनवरी में एक अच्छा दिन बसंत पंचमी का देख के हमारे पिताजी ने शादी तय कर दी। हमने कहा कि हम तो कोर्ट मैरिज करेंगे, इसलिए हमने कोर्ट में अप्लाई भी कर दिया। दिसंबर के महीने में, एक महीना पहले अप्लाई करना पड़ता है, तो हमने दिसंबर के महीने में अप्लाई कर दिया। अब जब जनवरी आ गया और जनवरी के दिन, जनवरी में जब हमें पता चला कि 22 जनवरी जो है वो कोर्ट की छुट्टी है, तो हम लोग असमंजस में पड़ गए कि अब क्या करें। कार्ड तो हमने बांट दिए सबको। तो फिर ये तय हुआ कि आर्य समाज मंदिर में शादी की जाए। और फिर हम लोग आर्य समाज मंदिर में सभी की उपस्थिति में हमारी शादी हुई। और जब हमने शादी तय होगी और कार्ड्स आ गए, तो राजेश ने पहले अपने कार्ड्स, हमारे मेरी क्योंकि मदर की डेथ हुई थी, तो हमारे यहाँ से ज्यादा कोई था नहीं, मैं ही अकेली घर में थी और पिताजी थे और कोई नहीं था, बाकी सारी बहनों की शादियां हो चुकी थी। तो मेरी तरफ से कोई था ही नहीं। तो न तो मैंने कार्ड छपवाया, मैंने कहा मैं तो बस शादी करके चली जाऊंगी। सिर्फ राजेश ने एक सिंपल सा कार्ड छपवाया, और वो जब डिपार्टमेंट में सबको दिया दोनों की तरफ से, तो सब आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या, और आप अगल बगल बैठे हो और हमें पता ही नहीं कि आप लोगों की शादी हो रही है। तो बहरहाल अ, सभी सभी डिपार्टमेंट और जितने भी हमारे परिचित लोग थे सभी शामिल हुए, बहुत ही सादी सी एक अ, समारोह में। और फिर शाम को एक बहुत ही सादा सा समारोह घर के, एक बिल्डिंग थी जिसमें इनका फ्लैट था, उस फ्लैट के नीचे पोर्च था। उस पोर्च में बस समोसा कचौड़ी मिठाई चिप्स चाय, इसके साथ रिसेप्शन संपन्न हो गया। और राजेश को इतनी घबराहट, इतनी घबराहट, इतनी घबराहट कि उनको दस्त लग गए। तो आप इमेजिन करिए कि जिस दिन हमारी शादी हुई उस दिन हमने खिचड़ी खाई। उस दिन हम लोगों ने खिचड़ी ही खाई, क्योंकि जो नौकर था वो खिचड़ी बना के गया कि आज साहब की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उसने खिचड़ी बनाई। तो इस तरह से बहुत ही सादे तरीके से शादी संपन्न हुई। और हम लोग माने राजेश के पास फ्लैट था जिसको उन्होंने पहले से ही थोड़ा थोड़ा सा फर्निश कर लिया था, थोड़ा छोटे छोटे से कुछ सोफे बना लिए थे, कुछ बेड्स बना लिए थे, कुछ मुड्डे थे, स्टोव था, बस। और ऐसे हीटर वीटर लाइक दैट। और कुछ थोड़ा बहुत बर्तन बांटना मैं घर से ले आई थी, और बिस्तर बिस्तर। न तो हमने दहेज लिया और ना ही हमने कुछ घर से कोई वो किया, और सीधे सीधे यहाँ आ गए। तो इस तरह से शाम को रिसेप्शन हुआ, दूसरे दिन हम अपने ससुराल गए। ससुराल में हमारी मदर इन लॉ बहुत खुश थी। और उन्होंने सभी इनके मामा मामी नाना नानी सभी मौजूद थे। तो वो खाना बना रही थी। मैंने कहा कि लाइए अम्मा मैं बना दूं। उनके इनके घर में सब माँ को बई बोलते हैं, मालवा में माँ को बई बोला जाता है, पर मैं हम अम्मा ही बोलती थी। तो मैंने कहा लाइए मैं बना देती हूँ। पर मुश्किल ये थी कि मुझे खाना बनाना कुछ भी नहीं आता था। बड़ी मुश्किल से मैंने कुछ नॉनवेज बनाना घर में सीखा था, क्योंकि वहाँ बंगाली परिवार में आपको पता ही है कि नॉनवेज ही चलता है, और वहां पे कोई ऐसा था ही नहीं कि जो किसी तरह का नखरा करे। जो डालो, प्याज डालो, लहसुन डालो, मत डालो, मिर्ची डालो, मत डालो, जैसा भी बनेगा वैसे ही खा लेते थे। पर इनका खाना वेजिटेरियन, फिर ये बोले मैं प्याज नहीं खाता, मैं अंडा नहीं खाता, मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता। तो एनीवे वो उन्होंने खाना बना लिया था और सिर्फ रोटी बनानी बची थी। और इत्तेफाक से ये हुआ कि जब मेरी मदर जिंदा थी तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि वो बेचारी दिन भर किचन में खाना बनाने में लगी रहती थी, और पिताजी मुझे किचन में घुसने नहीं देते थे। वो बोलते थे तुम अपनी पढ़ाई करो।
तो जब पिताजी शाम को संध्या करने बैठते थे, तब मैं अपनी पढ़ाई छोड़ के किचन में आती थी माँ के पास और कहती थी लाओ मैं रोटी बना देती हूँ। तो जितनी देर वो संध्या करते थे उतनी देर में मैं रोटी बना देती थी, और जैसे उनकी संध्या खत्म होती थी मैं सब छोड़ छाड़ के पढ़ने बैठ जाती थी। तो मुझे केवल रोटी बनाना आता था। और मेरी सास ये सोच रही थी कि ये बंगाली लड़की है भात खाने वाली, इसको रोटी कहाँ से बनानी आती होगी। तो जब सब खाना खाने बैठे और मैंने गरम गरम रोटी बनाई और सबको खिलाई, तो सब इतने खुश हुए कि चलो एक बंगालन है तो क्या हुआ, रोटी तो बनाना आता है। तो सबने सोचा कि शायद मुझे बहुत कुछ बनाना आता है, जबकि मैं मेरी लाज रहेगी कि उस दिन कि मैंने रोटी बना दी और मुझे कुछ नहीं बनाना आता। धीरे धीरे मैंने सीखा, मेरी मदर इन लॉ ने सिखाया, और कुछ अपने आप ही मैं खाना बनाना सीख गई और फिर चलता रहा। अब जब शादी हो गई तो इनके दोस्त पूरे टाइम घर पे रहते थे। शाम को जैसे ही मैं ऑफिस से आऊं तो चार लोग घर पे बैठे ही मिलते थे। उससे कोई नुकसान नहीं था और इससे कोई एतराज भी नहीं था। पर हम बैठे रहते थे क्योंकि नौकर तो खाना बना के चला गया है। अब हम बैठे हैं, अब ये उठेंगे तो फिर हम खाना खाएंगे। तो मैं इनसे बोलती थी पूछ लो ना खाना खाएंगे क्या। तो बहुत ही सहज ढंग से सब कहते हाँ भाभी हम भी खाना खाएंगे। तब ये लगता था अरे बाप रे, अब मेरे को सबके लिए खाना बनाना होगा, क्योंकि हमारा खाना तो बना हुआ रखा है। तो एनीवे फिर मैं वही स्टोव और हीटर वगैरह जला जुलो के जिस तरह से भी रोटी सब्जी जो बने वो बना के सबको खिला देती थी। और फिर दो चार छह दिनों के बाद मुझे लगने लगा कि जैसे ही सब बैठे हो पहले से पूछ लेती थी कि भैया तुम्हें खाना खाना है, रात को खाना है तो रावत खाना बना रहा है, वो बना देगा सबका। तो रात को हमेशा अक्सर ही सब हम लोग साथ बैठ के खाना खाते। इस तरह से बस चलता रहा और मैं बैंक में मशगूल हो गई, मैं बैंक में काम करने लगी। फिर मेरा ट्रांसफर होके मैं और बैंक घर के पास ब्रांच में आ गई। इसी बीच फिर मीठू हो गई। तो 4 महीने की छुट्टी के बाद मैं बड़ी मुश्किल से बैंक ज्वाइन किया दोबारा से, क्योंकि आ, देखे कौन मीठू को, रखे कौन। तो हमें एक बाई मिली जो दिन भर हमारे घर रहती थी, और उसने बहुत ही अच्छे से मीठू को 14 साल तक रखा। 14 साल वो हमारे घर में रही। मजे की बात यह है कि वो बाई जब भी बीमार पड़ जाए, या शुरू शुरू में वो बहुत गंदी रहती थी, तो मैं उसके कपड़े बदन से उतरवा के दूसरे कपड़े दे के उसके कपड़े धो देती थी खुद ही मशीन में। तो धीरे धीरे जब वो बीमार पड़ती थी, या जब कोई भी ऐसी स्थिति होती थी, तो मैं ही उसको डॉक्टर के पास लेके जाऊं, मैं ही उसकी देखभाल करूं, मैं उसके लिए दवाई लेके आऊं, मैं उसके लिए कपड़े खरीद के लाऊं। माने जितने साल वो हमारे पास रही उसे को कभी कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। हमेशा मैं ही उसको सब कुछ करती थी। पर जब भी कोई बात होती थी तो वो कहती थी साहब तो देवता पुरुष। मैंने कहा अच्छा, साहब देवता पुरुष और मैं चुड़ैल हूँ। मजाक में कहती थी। तो उसे नहीं नहीं, तुम हो, लेकिन साहब देवता पुरुष। तो एनीवे वो मुझे हमेशा ऐसा कहती थी, और फिर अल्टीमेटली वो कई बहुत साल तक हमारे साथ रही। और जब उसकी डेथ हुई तभी भी मीठू के हाथ से ही पानी पी के उसकी डेथ हुई। और फिर उसने कह दिया था हमसे कि जब मैं मरूं तो मेरे को हरी साड़ी हरी चूड़ी पहनाना और मेरा सारा किया काम तुम ही करना। तो वो हमारे पे ऑब्लिगेशन भी था और हमने किया भी। और इसका हमें अच्छा अच्छा लगा कि उसने इतने अधिकार से हमसे ये चीज कही। एनीवे अब इस दौरान ये हुआ कि राजेश ने कभी अपने परिवार के बारे में जिक्र नहीं किया। एक बार पूछने पे उन्होंने बताया कि मैं घर से चला गया था और तब से मैं अकेला ही रहता हूँ और मैंने अपनी माँ से बात नहीं की।
मुझे पता चला कि 13 साल से वो घर से बाहर है और पिता उनके संपर्क में रहते थे, पर वो और उनकी माँ की बात बहुत ज्यादा बोलचाल नहीं थी। मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मैंने कहा ये कैसा रिश्ता है कि माँ से ही बात ना करे। पर जब हमारी शादी की बात उठी थी तो राजेश ने फिर आ, बात की थी माँ से। और बाकी किसी के बारे में के कैसे रिश्ते हैं, जरूर वो अपने दूसरे नंबर के भाई जो जज थे उनके बारे में बताते थे, उनसे उनकी बहुत बन। जी, आवाज़ आ रही है मित्रों। कुछ कनेक्शन की समस्या हम देख रहे हैं, और जिस रोचक तरीके से बिल्कुल किस्सागो की तरह निरूपा जी अपनी बात रख रही हैं, और उस बातचीत में कैसे राजेश जोशी जी के व्यक्तित्व के कई रंग हमारे सामने प्रकट हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है। मगर हाँ, जी बच गया था हाँ, क्या? आप बीच में कुछ गड़बड़ हो गई थी। अब ठीक है, कोई प्लीज बात आगे नहीं। बढ़ाएं जी। हाँ बहुत अच्छी हाँ, बातचीत, तो किस्सागो के अंदाज में, और बहुत ही अच्छा लग रहा है सब, बिल्कुल सिलसिलेवार। बड़ा आनंद आ रहा है जी निरूपा जी। हाँ, तो मैं बता रही थी कि क्योंकि राजेश ने कभी जिक्र ही नहीं किया अपने परिवार के बारे में मेरे से, और मैंने भी कभी ज्यादा मैंने कुरेदा नहीं इन बातों को। तो एक बार की बात है कि हमारे यहाँ पे आमतौर पे ये रिवाज है कि जब भी हम जाते हैं कहीं तो बड़ों के पैर पड़ते हैं, सभी जानते हैं कि बड़ों के पैर पड़ते हैं। मेरी शादी क्योंकि इस तरह से हुई थी तो इनके परिवार से भी कोई नहीं आया था, क्योंकि सभी दूर दूर थे और किसी का आना नहीं हुआ, इसलिए मैं इनके परिवार के किसी से भी परिचित नहीं थी। जब शादी जनवरी में हुई थी, मई के महीने में इनके दूसरे वाले भाई मजिस्ट्रेट जो हुआ करते थे वो आए थे, देवेंद्र और उनकी वाइफ। वो फिर घर मिलने आए और उनसे मुलाकात हुई और परिचय हो गया, बहुत अच्छा लगा। फिर हम उज्जैन गए और इनके तीसरे भाई से भी मिल लिए। चौथे भाई की, मैंने छोटे भाई की तब शादी नहीं हुई थी तो वो घर पे ही रहते थे, तो उनसे तो मुलाकात थी। तो और जिज्जी माने मेरी ननद भी क्योंकि भोपाल में ही रहती थी तो उनसे भी मुलाकात थी, वो शादी में भी मौजूद थे। पर तीसरे ब्रदर जो उज्जैन में रहते थे फिर हम उनसे मिलने गए उज्जैन, बुआ जी से मिलने गए उज्जैन। फूफा जी बीमार थे तो बुआ से और तीसरे वाले जेठ से मुलाकात करके हम भोपाल आए, तो उनसे भी मुलाकात थी। बड़े भाई से मुलाकात नहीं थी, वो बड़ौदा में रहते थे। दिवाली का समय था। मित्रों, मैं उन्हें वापस जोड़ रहा हूँ। निरूपा जी, हाँ, बस जब हम कुछ देर में जोड़ रही हूँ। उनसे मिलने जी पिताजी माने ससुराल अपने मदर इन लॉ के यहाँ गए, कुछ कनेक्शन की समस्या तो आ रही है। वो लोग बाहर बैठे हुए थे। जी तो आमतौर पे होता है ना कि हम कहीं भी जाते हैं तो बड़े जब सामने दिखते हैं, आवाज नहीं आ रही क्या? जी, कुछ कनेक्शन आवाज की नहीं आ रही? समस्या आ रही है जी। आवाज आ रही? आ रही है, बीच में कट जाती है, अभी तो आ रही है जी। तो मैं बता रही थी, जी अभी ठीक है। मैं बता रही थी कि इनके बड़े भाई और भाभी बाहर आए बाहर से आए हुए थे और वो लोग सामने वरांदे में बैठे हुए थे। आगे आगे ये जा रहे थे और पीछे पीछे मैं जा रही थी। तो ये उनको बाईपास करके अंदर चले गए, तो मैं भी उनके पीछे पीछे बाईपास करके अंदर चली गई। इन्होंने पैर नहीं पड़े, मैंने भी पैर नहीं पड़े। फिर हम लोग वहां से अपनी ननद के यहाँ दूज मनाने चले गए। तो जब हम लौट रहे थे तो हमारी बड़ी
जेठानी सामने आगे आगे जा रही थी थोड़ा डिस्टेंस पे, और मैं और मेरी बीच वाली जेठानी हम लोग पीछे चल रहे थे। तो मेरी जेठानी ने कहा कि नीरू तुमसे एक बात पूछे। तो मैंने कहा हाँ हाँ पूछिए। तो बोली तुमको राजेश ने कुछ बताया है क्या? तो मैंने कहा किस बारे में? तो बोली कि कुछ भी बताया है क्या? मैंने कहा मुझे आपकी बात नहीं समझ में आ रही, किस बारे में पूछ रही हैं आप, किस बारे में बताया? तो कहने लगी भाभी जी के बारे में। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं बताया कुछ भी। क्यों, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि वो उनकी और भाभी जी की बोलचाल नहीं होती है। अरे मैंने कहा ये तो मुझे पता ही नहीं। तो अब बाई को बुरा लगा, तुमने उनके पैर नहीं पड़े। तो मैंने कहा ये तो गलती होगी मेरे से, मैंने तो राजेश को देखा, उन्होंने पैर नहीं पड़े तो मैंने भी नहीं पड़े। तो कोई बात नहीं, मैं जाके पढ़ लूंगी। तो जब हम घर आए और हम लौट रहे थे अपने घर के लिए, तो मैंने भाभी जी को और भाई साहब को और सब लोगों को प्रणाम किया बाकायदा। और मैंने भाभी जी से माफी भी मांगी कि आपको मैं आते से ही प्रणाम नहीं किया, इसके लिए सॉरी। और सासू जी को तसल्ली हो गई कि ऐसी कोई बात नहीं है। और सही में मुझे कुछ भी नहीं मालूम था कि इनका क्या रिश्ता है अपने भाई और भाभी से। भाई से तो फिर भी बात हो जाती थी, भाई भतीजी से भी बहुत बात होती थी, लेकिन भाभी जी से इनका बोलचाल थोड़ा कम था। मैंने सोचा कि ये ना करें बात तो कोई बात नहीं, मैं तो कर ही सकती हूँ। और इस तरह से फिर मैंने उनको अपने घर में इनवाइट कर लिया। ये उनका ही बड़प्पन था, वो लोग भी आ गए अच्छे से। राजेश और भाई साहब में तो बातें होती रही, हम अपने भाभी जी से बातें करते रहे। उस दिन भी इनकी और भाभी जी की बात नहीं हुई। पर धीरे धीरे मैंने कोशिश की कि किसी तरह से ये संबंध जो है ये नॉर्मलाइज हो जाए, और वो हो भी गए। टाइम लगा, समय तो लगा। और मैंने पूछा भी एक आध बार कि भी ऐसी क्या बात हो गई कि आपने एकदम बदली कर दिया। तो इन्होंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया उसको। बहरहाल हमें इससे कोई ज्यादा उसके डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर ये हुआ कि घर में सभी के संबंध सुधर गए, और अ, सभी ठीक हो गए। सभी बात बात होने लगी, सभी की आपस में, माँ से भी बात होने लगी। इनफैक्ट हमारी मदर इन लॉ को तो हमारे यहाँ रहना बेहद पसंद होता था। वो हमेशा चाहती थी कि वो मेरे ही पास रहे। पर वो हमेशा संभव नहीं होता था, क्योंकि मैं नौकरी कर रही थी और फिर वो अकेली हो जाती थी। लेकिन जब पिताजी नहीं रहे, उसके बाद वो काफी समय हमारे पास रही। और उनको राजेश के पास रहने में बहुत अच्छा लगता था। मैं तो सारा दिन बैंक में चली जाती थी, राजेश फिर भी राजेश ने रिटायरमेंट ले लिया था। तो उनको अटेंड करने का पूरा काम राजेश का ही होता था। उन्हें खाना खिलाना, उन्हें चाय पिलाना, उनकी देखभाल करना, उनको समय से दवाई देना। और फिर उनको क्योंकि बातें करने का बेहद शौक था, तो वो राजेश से बहुत बात करती थी। और राजेश भी उन्हें थोड़ा थोड़ा कुरेद कुरेद के पूछा करते थे, जिसके वो किस्से सुनाया करती थी। और वही किस्से फिर किस्सा गोता में कई जगह पे उनके वर्णन है। मैं बता रही थी कि अ, जब मीठू हो गई और मेरा प्रमोशन हो गया, तो मेरे को बैंक में बहुत ज्यादा समय देना पड़ता था। मेरे को 8 8 9 9 बज जाता था कभी कभी घर आते हुए। पर राजेश ने हमेशा समय पर घर आया घर आए। और अगर हम कहें तो मीठू को की परवरिश उन्होंने ही की, पूरी देखभाल उन्होंने ही की। क्योंकि वो इतनी मोटी तगड़ी थी कि मैं तो उसको गोदी में लेके चल ही नहीं पाती थी। तो ढोया तो इन्होंने ही। हम लोग फिर हमने एक प्रैम खरीद लिया। तो हम मीठू को प्रैम में बिठा के न्यू मार्केट जाते थे। ढाल ढाल थी, ढाल रास्ता ढाल का था, तो हम वहां चले जाते थे। और लौटते समय सारा सामान प्रैम में रख के राजेश बेचारी मीठू को खुद में लेके और मैं प्रैम ढकेल के हम लोग घर आ जाते। तो एक्चुअली जो देखा जाए कि अ, बच्चे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है
वो तो राजेश को ऐसे भी बच्चों से बहुत लगाव है, और बच्चे बहुत जल्दी हिल जाते हैं, बहुत जल्दी हिल जाते हैं इनसे। तो उसकी परवरिश का तो सारा जिम्मा इन्होंने ही उठाया, और बहुत ही अच्छे से। बल्कि 3 बजे ही घर आ जाया करते थे बैंक से भी, जब बैंक में थे तभी भी 3 बजे ही घर आ जाते थे। और उसकी उसकी ट्यूशन जाना है उसको, या उसको खिलाना पिलाना है, स्कूल से आई है, ये सब वही देखभाल करते थे। और आप अगर कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। हाँ, ये और बाद ये में और बताना बाद में चाहूंगी बताना कि चाहूंगी राजेश, कि राजेश, क्योंकि इतना क्योंकि इतना लिखने पढ़ने में लिखने मशगूल पढ़ने रहते में। थे, धीरे धीरे जो स्वभाव में परिवर्तन है वो कैसे आया। बहुत गुस्सैल थे, बहुत। और मैं बहुत पिंकी और थी, मैं ऐसा बहुत मुझे ये पिंकी लोग थी, ऐसा बताते हैं मुझे ये कि लोग मैं भी बताते हैं जानती कि हूँ मैं भी कि मेरे को जानती हूँ भी कि बहुत मेरे छोटी को भी छोटी सी बहुत बात छोटी में छोटी। बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, लेकिन गुस्सा उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाता था। पर ये लोग, मीठू और राजेश, कहते थे तुम पिनका मत करो। पिनकना जिसे बोलते हैं ना, इंस्टेंटेनियस गुस्सा, वो मुझ में बहुत था, जो राजेश की संगत में रहने के बाद अब बहुत बहुत कम हो गया है। और राजेश का गुस्सा भी धीरे 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 इतना शांत हो गया कि अभी तो मैंने बरसों में उनको गुस्सा होते देखा ही नहीं। जो राजेश की एक खूबी है वो ये है कि वो किसी से भी बहुत सहजता से मिल लेते हैं। और कितने ही बार छोटे स्टूडेंट्स भी आते हैं हमारे यहाँ, बड़े तो ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त या मेरी सहेलियां भी आती हैं, जो जिनका साहित्य से कोई लेना देना नहीं, मेरी सहेलियों की मैं बात कर रही हूँ। पर सबसे उनका जो बात करना है, करने का तरीका है, वो बहुत ही रोचक होता है, और सब बहुत उनकी कंपनी को एंजॉय करते हैं। मैं ये कह रही थी कि ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं राजेश के साथ जुड़ी, और धीरे धीरे हमारे घर में, जब हम बहुत एक छोटे से घर में रहते थे, 3 कमरे के घर में, वहां पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो लिटरेचर से संबंधित हो या कल्चर से संबंधित हो, भोपाल आया हो और हमारे घर ना आए। चाहे आप बाबा नागार्जुन की बात करें, चाहे त्रिलोचन जी हो, चाहे शरद जोशी हो, केदारनाथ सिंह हो, शैल जी हो, शील जी हो, मलय जी हो, अ, देवताले जी हो, केदारनाथ अग्रवाल हो, केदारनाथ सिंह हो, दूधनाथ सिंह की एक बहुत मजेदार बात, मीठू उनको मिल्क गॉड मैन बुलाती थी। मैंने उससे पूछा ये क्या मतलब, मिल्क गॉड मैन, बोले दूध माने मिल्क, है ना, नाथ माने गॉड, और सिंह माने लायन। हाँ, मिल्क गॉड लायन बुलाती थी, ये भी कोई बात है। वो भी बहुत मजा लेते थे। तो इतने नामवर सिंह, एक दिन क्या हुआ कि मैं तो किसी को पहचानती नहीं थी, एक सज्जन आए, घंटी बजाई, मैंने दरवाजा खोला, संडे का दिन था, ऊंचे पूरे बहुत से, और उन्होंने कहा राजेश है? तो मैंने कहा जी नहीं, घर पे तो नहीं है, आप आइए बैठिए। बोले अच्छा घर पे नहीं है, मैं रावत से मिल के आता हूँ। कह के वो चले गए, उन्होंने अपना नाम भी नहीं बताया। तो राजेश आए तो मैंने कहा एक सज्जन आए थे, और वो बोल के गए, चले गए कि अच्छा मैं रावत से मिल के आता हूँ। तो बोले कौन था? मैंने कहा नाम तो नहीं बताया। तो बोले कैसे दिखते थे? मैंने कहा ऊंचे से थे, सफेद रंग का कुर्ता और कलफदार धोती पहने हुए थे। बोले अच्छा नामवर जी आए होंगे। तो इस तरह से मैं उनको एक्सप्लेन करती थी, जिसका मुझे नाम नहीं पता होता था, कि वो क्या पहने थे, वो कैसे दिखते थे, और फिर ये गेस कर लेते थे कि जब मेरी शादी हुई तब मैं लिटरली पीपल में सिर्फ एक व्यक्ति को जानती थी, और वो थे रावत जी, क्योंकि हम स्कूल में पढ़ते थे, और रावत जी स्कूल में हमारे को डेमोन्स्ट्रेशन में पढ़ाते थे। हम उस समय 6th और 7th में पढ़ते थे। रावत जी ने हमें कभी पढ़ाया नहीं, वो पीजीटी थे, तो वो बड़ी क्लासेस को पढ़ाते थे। लेकिन हमें पता था कि रावत जी लिखते हैं, उनकी एक आध किताब छपी हुई है,
इत्तेफाक से जब हम शादी होके आए तो रावत जी हमारे घर के पास में ही रहते थे और रोज का आना जाना था, बेटा बेटा करते थे। और मैं राजेश क्योंकि बहुत सिगरेट पीते थे तो मैं उनकी सिगरेटें छुपा दिया करती थी। तो रावत जी को किसी तरह से पता चल गया तो उनके पास सिगरेट नहीं होती तो मेरे पास आके कहते थे, बेटा नीरू तुम्हारे पास सिगरेट है क्या? तो तुम्हारे खजाने में देखो ना जरा सा, अगर सिगरेट हो तो ये हालत हो गई थी कि राजेश तो कभी कभी, राजेश को तो शुरू में पता ही नहीं था, पर बाद में जब पता चल गया कि मैं छुपा देती हूँ तो पता चला एक बार मैंने जब निकाला तो उसमें सारी फंगस लग गई थी, क्योंकि वो बहुत दिनों की रखी हुई होगी। तो धीरे धीरे राजेश ही नहीं, राजेश के दोस्त भी मुझसे कहेंगे, भाभी आपके पास सिगरेट है क्या, दे दीजिए ना प्लीज। तो मुझे निकाल के देनी पड़ती थी। तो घर में आना जाना सतत लगा ही रहता था, बहुत लोग आते थे, बहुत लोग, मैंने ऐसा अ, कोई व्यक्ति नहीं होगा जो उस घर में MIG 99 में नहीं आया। आके रहना भी होता था, ऐसा नहीं कि सिर्फ आए और चले गए। 3 3 4 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन आराम से रहते थे। छोटा सा घर था लेकिन किसी को कोई परेशानी नहीं होती थी और सब आराम से रहते थे वहां पे। बाद में हम लोगों ने घर बदल लिया और फिर अब हम इस घर में आ गए। अब लोगों का आना जाना बहुत कम हो गया है, सिर्फ एक मलय जी आया करते थे, अब वो भी काफी उम्र हो गई है, वो भी, उनका भी आना जाना अब नहीं हो रहा। इंदौर में थे तो देवतालय जी का खूब आना होता था, क्योंकि उनका घर था वहां पे और वो बहुत मजे ले लेके हम लोगों के साथ कुल्फी खाने चलो और 60 ml पीना है उन्हें, ये सारी बातें होती रहती थी और बहुत एंजॉय करते थे उनके साथ हम। तो साहित्य मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन जो भी मेरे पास, जो भी कुछ मुझे पता है वो सिर्फ श्रुति ज्ञान ही है ज्यादातर। तो क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पढ़ना भी अच्छा नहीं लगता, पढ़ लेती हूँ, पर जरूरी हो तो पढ़ना है। मैं इत्तेफाक से स्टेट बैंक में फैकल्टी बन गई तो मुझे पढ़ना ही पड़ता था और राजेश बहुत खुश थे कि चलो इस बहाने तुम पढ़ तो लेती हो कुछ। तो मैं पढ़ भी लेती थी। तो 7 साल में फैकल्टी भी रही वहां पे स्टेट बैंक में। एनीवे, तो इस तरह से चलने लगे। एक दिन एक दिन की बात है, शरद जी आए हमारे घर में, शाम का टाइम था और मीठू शायद कुछ महीने की थी उस समय, गर्मी के दिन थे, तो शायद 2 ढाई महीने की ही थी। तो शरद जी आए और राजेश और शरद जी बात करने लग गए, चाय वाय पी, नाश्ता वाश्ता किया। 8 बजे के करीब राजेश बोले, मैं शरद जी को छोड़ के आता हूँ। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, घर में ही, वो साउथ में रहते थे, ज्यादा दूर भी नहीं था। मैंने कहा ठीक है, आप छोड़ आओ फिर आ जाना, फिर हम खाना खाएंगे। तो राजेश छोड़ने चले गए शरद जी को, और मैं घर में अपने काम में लग गई। मीठू सो गई। अब मैंने देखा 9 बज गया, 8 बजे से 9 बज गया, इतनी सी दूर जाके आने में तो इतना टाइम लगता नहीं है, चलो कोई बात नहीं, कॉफी हाउस में बैठ गए होंगे, ऐसा मैंने सोचा। 9:30 बज गया, 10 बज गया, मैंने कहा कॉफी हाउस तो 9:30 बजे बंद हो जाता है, तो अभी तक तो उनको निकल के आ जाना चाहिए। तो नहीं आए। 10:30 बज गया, 11 बज गया, मुझे बहुत रोना आने लगा कि अब मैं किसके पास जाऊं, क्यों, ये 81 की बात है। उस समय फोन भी नहीं थे घर में, मोबाइल का तो सवाल ही नहीं उठता, और किससे बोले, सब तो अपने अपने घरों में सो गए। 11 बजे रात को किससे बोले कि भाई तुम कहाँ देख के आओ। शरद जी का घर भी मुझे नहीं मालूम था कहाँ है, मालूम था साउथ में है लेकिन कौन सा है ये नहीं मालूम था, और हमारे पास कोई गाड़ी भी नहीं थी। तो मैंने चौकीदार से कहा जाओ जरा अस्पताल में देख के आओ, कोई हादसा तो नहीं हुआ। साहब नहीं दिख रहे। तो वो बेचारा काटजू अस्पताल जो पास में ही था वहां गया, जाके पूछ के आया, वहां पे कोई कोई इमरजेंसी केस नहीं था। 11:30 बज गया। तो मैंने उसे कहा तुम जाके थाने में पता लगा के आओ, कोई एक्सीडेंट या कुछ हुआ तो नहीं है। तो वो बेचारा साइकिल लेके थाने तक होके आया और आके बताया मैडम जी कोई केस। 12 बज गया और मेरे खूब रोना है, खूब रोना है, मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या करूं।
और मैं रोती रही दरवाजे पे खड़ी खड़ी, पीछे के दरवाजे पे खड़ी खड़ी रोती रही। रोते रोते मेरी आंखें काफी सूज गई, लाल हो गई। 12:30 बजे राजेश घंटी बजी, तो मैंने दरवाजा खोला। तो राजेश ने बहुत ही आश्चर्य से पूछा, तुम रो क्यों रही हो? मैंने कहा तुमने समय देखा है कितना बज रहा है? तो बोले हाँ 12:30 बज रहा है। तो मैंने कहा तुम इतनी देर, बोले हम तो कहीं गए नहीं, हम तो बाहर ही खड़े थे। मतलब 8 बजे से 12, 12:15, 12:30 बजे तक वो बाहर ही खड़े होकर बात कर रहे थे। हम तो बाहर, घर से बाहर निकले नहीं देखने के लिए, और न ही उन्होंने आके बताया कि वो बाहर ही खड़े हैं। हुआ ये कि वो पूर्णिमा की रात थी शायद, और बिल्डिंग की जो परी है वो बहुत काली होती है, वहां कहीं खड़े होके बात कर रहे थे, और करते करते वहीं की मुंडेर पे बैठ गए वो अंधेरे में, चौकीदार को भी नहीं दिखे। तो ये जो एक भोलापन है कि इसकी चिंता ही नहीं है कि सामने वाला क्या कितना परेशान हो रहा होगा या नहीं भी हो रहा होगा। और नहीं होने का तो सवाल ही नहीं उठता, परेशान तो होना ही होता है जिस जो दूसरा व्यक्ति होता है। अगर उसको पता नहीं है कि आपके वेयर अबाउट्स क्या है तो वो परेशान तो होगा ही। तो इस सहजता से उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं आश्चर्यचकित हो गई कि व्यक्ति को बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि कोई दूसरा भी उनके बारे में सोच रहा है, क्योंकि हमेशा तो अकेले ही रहे थे ना, किसी ने किसी की चिंता के बारे में उनको एहसास ही नहीं था। लेकिन उस दिन मैंने प्रण किया, उस दिन मैंने ये सोचा कि चाहे जो हो जाए जिंदगी में, नेगेटिव चीज मैं नहीं सोचूंगी आज के बाद। और इनफैक्ट मैंने उसके बाद कभी कोई नेगेटिव बात सोची ही नहीं, हुई भी नहीं शायद, और हुई भी होगी तो मैंने तो नहीं सोची। अब मेरा तो मोटो ही है बी पॉजिटिव, तो मैं हमेशा अगर कुछ होता भी है तो पॉजिटिव ही सोचती हूँ। मैं कह ये रही थी कि व्यक्ति का जो नेचर होता है, स्वभाव होता है, वो आप किस परिवेश में रहते हैं, किस व्यक्ति के सानिध्य में रहते हैं, किसके साथ कितना समय बिताते हैं, इसी से धीरे धीरे समझ आती है, और धीरे धीरे ही वो डेवलप होता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि जिस तरह की मैं पिंकी थी, वो धीरे धीरे हर बात पे अपना अलग स्टैंड लेना, फिर उसमें मन लड़ाई नहीं होती थी। बल्कि मेरी हमारे यहाँ पे बाई एक कहती थी, हमने तो कभी आप लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, मन मुटाव भी बहुत कम होता है, और सही कहें तो डिसीजन मेकिंग मोस्टली मेरा ही होता था, इसलिए भी कोई झगड़ा नहीं होता। तो झगड़ा वगैरह हमारे बीच कभी हुआ नहीं। अ, अगर होता भी है किसी बात को लेके डिफरेंसेस, तो बात बंद हो जाती है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बात बंद हो जाती है, लेकिन खाना हम लोग साथ बैठ के ही खाते हैं। तो मैं ये बता रही थी कि कैसे वो व्यक्ति धीरे धीरे जो है ना चेंज होता है। और हमने ये देखा है कि अ, राजेश के नेचर में भी जो वो गुस्सैलपन और जो वो आक्रोश वगैरह हुआ करता था, वो कैसे धीरे धीरे कम हुआ। ऐसा नहीं है कि आक्रोश नहीं हुआ या किसी बात पे गुस्सा नहीं आया, क्योंकि बेचैनी नहीं हुई। बेचैन तो खैर ये बहुत रहते हैं, अभी भी रहते हैं, लेकिन पहल क्या नाम है इसका, जनवा ये, अरे जो संगठन है ना, एक तो जनवादी लेखक संघ है, और दूसरा संगठन क्या है अर्पण संगठन जी? क्या है जी? जन संस्कृति मंच और प्रगतिशील लेखक संघ। जन हाँ, संस्कृति मंच प्रगतिशील लेखक और संघ। प्रगतिशील लेखक संघ हाँ जी। हाँ, हाँ हाँ। प्रगतिशील लेखक प्रगतिशील संघ में लेखक जब संघ। ये मेंबर हुआ करते थे, और उसमें कुछ विवाद हुआ था, और जिसमें शायद इनको निष्कासित कर दिया था या ऐसा कुछ हुआ था, उस समय जो इनकी बेचैनी, जो आक्रोश, और अ, जो फ्रस्ट्रेशन मैंने देखा, वो भी एक अलग ही चीज थी। क्योंकि एक कमिटेड व्यक्ति पे जब कोई गलत आरोप लग जाते हैं,
या उसको मिस कैलकुलेट या मिस अंडरस्टैंड किया जाता है या गलत तरीके से पेश किया जाता है, तो अ, उसकी जो ईगो है वो कितनी हर्ट होती है, या उसके जो, क्या मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, मैंने उससे जो फ्रस्ट्रेशन, जो गुस्सा, वो जो मैंने देखा, वो कितने दिनों तक रहा। और फिर उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ छोड़ के और फिर जनवादी लेखक संघ ज्वाइन किया। हालांकि इससे कोई आपको, आई डोंट नो कि उस संगठन में रहने से क्या फर्क पड़ता है और उसको छोड़ने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जब किसी व्यक्ति पे कुछ गलत आरोप लगते हैं तो डेफिनेटली उसके प्रति उसका आक्रोशित होना वाजिब भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं होता है, पर ऐसे मौके बहुत कम हुए जब इस तरह की कोई घटना घटित हुई। जैसे 84 में जब जब गैस त्रासदी हुई और हजारों लोग मरे, सड़कों पे दिख रहे मरते हुए, तो उससे जो बेचैनी एक लेखक की होती है या एक व्यक्ति को होती है, वो बेचैनी भी मैंने उनकी देखी। और वो बेचैनी का ही कारण है वो जो 1984 बसंत 1984 की सीरीज इन्होंने लिखी, वो भी शायद उसी का आउटपुट होगा या है। तो ये सारे उद्गार तो होते ही हैं, मैंने ये सारे फीलिंग्स तो अपनी जगह पे होती ही हैं, पर जो बात बात में गुस्सा होना, बात बात में झगड़ा करना, ये जो शुरू में कम उम्र में था, वो धीरे 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 कैसे शांत हो गया। और आज की डेट में तो वो बहुत ही ज्यादा शांत है। और और जो वो सहजता है इनमें, जिस सहजता से ये मिलते हैं सबसे। और जो मुझे सबसे ज्यादा, देखिए मैं तो साइंस की स्टूडेंट थी, तो मैंने कभी कवि सम्मेलन या कविता पढ़ना या काव्य पाठ मैंने कभी देखा ही नहीं था, कभी हम कहीं गए नहीं थे। 1979 में जब उत्सव 79 हुआ, अरुण कमल जी आए थे और भी बहुत सारे लोग थे, मेरे को याद नहीं है, तो अरुण कमल से संबंध अच्छे हैं इसलिए उनका नाम याद है। तो राजेश मुझे उत्सव 79 में लेके गए थे और उसी में उनका कविता पाठ पहली बार मैंने सुना था। उससे पहले उन्होंने मुझे कभी कभी कोई कविता भी नहीं सुनाई थी। और अभी भी वो लिखते हैं तो लोग बोलते हैं कि आपको सबसे पहले सुनाते होंगे, बिल्कुल गलत। मुझे कभी नहीं सुनाया उन्होंने कुछ भी। वो जो लिखते हैं वो जब छप के आती है मैं तभी ही पढ़ पाती हूँ, उससे पहले तो मुझे पता भी नहीं होता कि इन्होंने क्या लिखा। और वो कंप्यूटर में बैठ के क्या करते रहते हैं मैंने कभी झांका भी नहीं। तो उस समय मुझे लगा कि कितनी सरल कविता लिखते हैं। और वो चीज मुझे बहुत आकर्षित लगी, क्योंकि जब कविताएं हम छुटपन में पढ़ा करते थे अपने कोर्स की किताबों में, तो वो कितना एक्सप्लेन करते थे हमें हर चीज, हर हर पैरा को कितना ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता था, क्योंकि उतनी इजीली समझ में नहीं आती थी। लेकिन ये जो कविताएं राजेश जो लिखते हैं, वो कितनी इजीली संप्रेषित कम्युनिकेट हो जाती है लोगों से, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने इतना सिंपल वे में और इतना, जैसे एक पेड़ कविता है, छोटी सी 4 लाइन की कविता है कि पेड़ की तरह सोचता हूँ, पेड़ की तरह, समथिंग लाइक दैट, मुझे याद नहीं है, लेकिन 4 लाइन की कविता है। या जैसे प्याज एक संरचना है, मैंने वो सब बहुत पुरानी कविताएं हैं लेकिन अभी उसका कोई जिक्र नहीं करता है। लेकिन आप उसके पीछे की थॉट देखिए तो कितनी बड़ी थॉट है। तो मेरा कहना ये है कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही संप्रेषित होने वाली कविताएं उनकी होती है। लैंग्वेज, वो चाहे गद्य भी लिखते हैं, किस्सा कोताहा का गद्य अगर आप देखें तो वो कितना सिंपल है कि आप पढ़ते चले जाते हैं और आपको कुछ नहीं लगता है कि इसमें कुछ समझ में नहीं आया। जबकि कई उपन्यास ऐसे होते हैं जब हम पढ़ते हैं तो हम पीछे का भूल जाते हैं कि पीछे क्या पढ़ा था, और आगे पढ़ने लगते हैं तब समझ में आता है कि पीछे पलट के तो देखिए कि अरे ये कैरेक्टर कौन था। एनीवे, ये तो मेरी कमजोरी है, इससे के बारे में बात नहीं करना। तो मैं इसी संदर्भ में राजेश की 2 कविताओं का जिक्र करना चाहती हूँ। एक तो एक संयुक्त परिवार, कि हम लोग तो 3 ही लोग थे घर में, और अक्सर जब हम दोनों ऑफिस चले जाते और मीठू स्कूल चली जाती, घर पे कोई नहीं रहता था।
तो ये संयुक्त परिवार एक कविता है जो मैं यहाँ आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। बहुत पुरानी कविता है, शायद 93 में लिखी गई थी, जहां तक मेरा ख्याल है। देखो मैं, हाँ हाँ, 93 में। तो क्या मैं इसको पढ़ूं, अर्पण जी? जी बिल्कुल। जी स्वागत, अच्छा लगेगा। जी। हाँ। हाँ। संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार। मेरे आने से में पहले ही कोई लौट कर चला गया है। मेरे आने से पहले ही कोई लौट कर चला गया है। घर में ताले में उसकी पर्ची खुशी है। मेरे आने से पहले ही कोई लौट कर चला गया है। घर के ताले में उसकी पर्ची खुशी है। आया होगा न जाने किस काम से वह, न जाने कितनी बातें रही होंगी मुझसे कहने को। चली गई, चली गई हैं सारी बातें भी लौट कर उसी के साथ। रास्ते में हो सकता है कहीं उसने पानी तक न पिया हो। सोचा होगा शायद उसने कि यही मेरे साथ पिएगा चाय। सोचा होगा शायद उसने कि यही मेरे साथ पिएगा चाय। कैसा लगता है इस तरह किसी का घर से लौट जाना। इस तरह कभी कोई नहीं लौटा होगा बचपन में उस पैतृक घर से। वहां बाबा थे, दादी थी, माँ और पिता थे। लड़ते झगड़ते भी साथ साथ रहते थे सारे भाई बहन। कोई ना कोई हर वक्त बना ही रहता था घर में। पल दो पल को बिठा ही लिया जाता था। पल दो पल को बिठा ही लिया जाता था, और हर आने वाले को पूछ लिया जाता था गुड़ और पानी को। खबर मिल जाती थी बाहर गए आदमी की। ताला देखकर शायद ही कभी कोई लौटा होगा घर से। टूटने के क्रम में टूट चुका है बहुत कुछ, बहुत कुछ। टूटने के क्रम में टूट चुका है बहुत कुछ, बहुत कुछ। अब इस घर में रहते हैं इन मीन 3 जन। निकलना हो कहीं तो सब निकलते हैं एक साथ, घर सूना छोड़कर। यह छोटा सा एकल परिवार, कोई एक बाहर चला जाए तो दूसरों को काटने को दौड़ता है घर। नए चलन ने बहुत सहूलियतें बख्शी है चोरों को। नए चलन ने बहुत सहूलियत बख्शी है चोरों को। कम हो रहा है मिलना जुलना, कम हो रही है लोगों की जान पहचान। सुख दुख में भी पहले की तरह इकट्ठे नहीं होते लोग। कार से आ जाती है बधाई और शोक संदेश। बाबा को जानता था सारा शहर, पिता को भी 4 मोहल्ले के लोग जानते थे। मुझे नहीं जानता मेरा पड़ोसी मेरे नाम से। अब सिर्फ एल्बम में रहते हैं परिवार के सारे लोग एक साथ। टूटने की इस प्रक्रिया में क्या क्या टूटा है कोई नहीं सोचता। कोई ताला देखकर मेरे घर से लौट गया है। और ये और वास्तव ये में बात। हमारे साथ होता ही रहा है ना। और एक छोटी सी कविता है, यह धर्म के विरुद्ध है। मकान मालिक परेशान है और आंगन में टहल रहा है, देख रहा है। दाहिनी ओर की दीवार पर भीत फोड़कर एक पीपल उग आया है। दीवार में दूर तक पड़ गई है दरार। मकान मालिक परेशान है और आंगन में टहल रहा है, देख रहा है। दाहिनी ओर की दीवार पर भीत फोड़कर एक पीपल उग आया है। दीवार में दूर तक पड़ गई है दरार। पर पीपल को न तो उखाड़ा जा सकता है न काटा जा सकता है, क्योंकि यह धर्म के विरुद्ध है। मकान मालिक परेशान है, टहल रहा है, आंगन में टहल रहा है, देख रहा है। पीपल और बड़ा हो गया है। पूजा के लिए उसके आसपास इकट्ठे होने लगे हैं मोहल्ले के लोग। मकान एक सार्वजनिक स्थल बनता जा रहा है और वह किसी को भी रोक नहीं पा रहा है, क्योंकि यह धर्म के विरुद्ध है। मकान मालिक परेशान है और आंगन में टहल रहा है, देख रहा है। पीपल ने जड़ें और फैला ली हैं। दीवार धसक गई है पूरी तरह। घर एक तरफ से पूरा नंगा हो गया है, जहां से ताक झांक कर रहे हैं लोग। पर वह किसी से कुछ नहीं कह पा रहा है, क्योंकि ये धर्म के विरुद्ध है। मकान मालिक परेशान है और आंगन में टहल रहा है, देख रहा है। फैलती ही जा रही हैं पीपल की जड़ें और धसकता ही जा रहा है मकान। अपनी ही जमीन से निर्वासित होता जा रहा है वह मन ही मन बड़बड़ा रहा है, ऐसी की तैसी इस। अपनी ही जमीन से निर्वासित होता जा रहा है, वह मन ही मन बड़बड़ा रहा है, ऐसी की तैसी इस। पर असंभव है इसके आगे कुछ भी कह पाना। क्यों?
क्योंकि ये धर्म के विरुद्ध है। कितनी सहजता से लिखी गई कविता, और कितना मैंने मैंने मैं उसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास कि इतनी सहजता से इतनी बड़ी बात कह दी। तो एनीवे, ये ही एक ये भी एक बहुत बड़ी खूबी है जो कि लोगों को आकर्षित करती है अपनी तरफ। और मैं ये बता रही थी आपको कि राजेश की सहजता जो है वो लोगों को बहुत पसंद आती है, और इसीलिए शायद लोग उन्हें इतना प्यार करते हैं, और इसीलिए वे जो है ना लोग हमारे यहाँ आना बहुत पसंद करते हैं, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है सबका आना और सबका इस तरह से मिलना जुलना। एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि जब राजेश ने सोमवार और अन्य कहानियां लिखी थी, और वो पहल मैगजीन में छपी थी, उस दौरान हमारी मदर इन लॉ हमारे घर पे ही आई हुई थी। तो राजेश को लगा कि अगर उन्होंने ये कहानी पढ़ी तो वो शायद अफेंडेड फील करेंगे, क्योंकि वो घर के बारे में ही है ज्यादातर। पर इनके जो छोटे ब्रदर हैं वो भी यूनियन बैंक में हिंदी ऑफिसर थे, तो वो अरे आपकी भाई साहब, आपकी कहानी छपी है ना पहल में, पहल का अंक आ गया क्या, ऐसा उन्होंने पूछा। तो राजेश ने कहा हाँ रखी होगी कहीं, उन्होंने छुपा के रख दी थी। तो वो भी अपना घूमते फिरते किताबें देखते देखते उन्होंने वो पहल मैगजीन निकाल ली, और उन्होंने भाई को बताया, अम्मा को, कि देखो भाई यहाँ पे राजेश भैया भाई साहब की कहानी छपी है। तो वो लेके बैठ गई पढ़ने, और पढ़ने के बाद उन्होंने कहा ये तो अपने घर की कहानी है। तो राजेश ने कहा हाँ, और चुप हो गए। तो एक्चुअली वो जो फील कर रहे थे कि शायद वो ऑफेंडेड फील करेंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, और वो सहजता से ही लिया उन्होंने, कि उन्हें पता है कि कहानी तो इसी तरह से बनती है। और एक दिन वो मुझसे कहने लगी कि अच्छा ये बताओ कि अगर राजेश घर से जाता नहीं तो वो इतना बड़ा लेखक भी नहीं बनता। तो कहने को का तात्पर्य ये है कि वो जो एक गिल्ट भाव होता है ना आपके अंदर, कि आप, क्योंकि मैंने कभी उनको कभी पूछा नहीं कि आखिर क्या हुआ, आप क्यों क्यों चले गए, आपने क्यों डांटा, या वो उन्होंने क्यों कहा, इस बारे में मैंने कभी उनसे कोई बात ही नहीं की। तो उन्हें ये लगता था कि शायद राजेश ने मुझे बहुत कुछ बताया होगा, और मेरे मन में उनके लिए कोई दुर्भाव होगा, या मैं कुछ सोचती होंगी, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। और मैंने उनसे सिर्फ यही कहा कि हाँ ये बात सही है कि वो, क्योंकि उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, तो उस संघर्ष से ही आप आदमी आदमी बनता है। और शायद होते हैं घर में तो कहीं नौकरी ही कर रहे होते, शायद ये परिवेश उन्हें नहीं मिलता। जो मिला है वो अच्छा ही, और जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो वो भी बड़ी संतुष्ट हो गई, और उन्होंने कहा हाँ हाँ हाँ, जो होता है वो सब अच्छे के लिए ही होता है। और इस तरह से फिर वो राजेश के बहुत माने करीब, जिसे बोलते हैं ना चाहना जो होता है, वो राजेश के प्रति ज्यादा हो गया उनका। और वो अक्सर हमारे यहाँ पे ही रहना ज्यादा पसंद करती थी। तो ठीक है कि वो नहीं रह पाई बहुत सारी दूसरी परेशानियां होने की वजह से, लेकिन जब जब रहती थी तब तब वो राजेश के साथ बहुत समय बिताती थी, और राजेश भी उनका बहुत ख्याल रखते थे, और उनसे बहुत सारी बातें, घरेलू बातें और परिवार की बातें और समाज की बातें और मान दुनिया भर के किस्से वो उनसे सुना करते थे। और वो चाहते थे कि वो रिकॉर्ड करें, लेकिन क्या है, रिकॉर्डर अगर सामने रख दो तो सामने वाला थोड़ा कॉन्शियस हो जाता है, फिर वो बच बच के बोलने लगता है। इस चक्कर में उन्होंने कभी उसको रिकॉर्ड नहीं करा। एनीवे, तो ये इस तरह से सब कुछ चलता रहा, और अभी तक चल रहा है। और वी आर अ वेरी हैप्पी फैमिली, ये मैं कह सकती हूँ। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे राजेश का साथ मिला, मेरे को इतने बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिला, लोगों का हमारे घर आना जाना बना रहा और बना रहे, ही मैं चाहती हूँ।
धन्यवाद बहुत बहुत, धन्यवाद अगर बहुत आप बहुत, रिसीव अगर कर आप जाए तो। हो जाए तो। जी जी, बहुत ही अच्छा लगा निरूपा जी। और आपने जिस तरह से हमारा काम आसान किया बगैर ज्यादा सवालों के, एक एक कर आपने लगभग हर रंग थैंक यू सो यहाँ पर, मच। थैंक यू सो मच, आपने लगभग हर रंग यहाँ पर रखे। और जिस आत्मीयता के साथ और जिस पूरी परिपक्वता के साथ और क्रमवार एक सहज किस्सागो की तरह एक एक चीजें हमारे सामने रखी आपने, निश्चय ही बहुत अच्छा लगा। और मित्रों, हमें निरूपा जी की ओर से कुछ चित्र प्राप्त हुए हैं जिनके लिए मैंने ही इनसे अनुरोध किया था। तो क्यों नहीं उन कुछ अमूल्य चित्रों को देखते चलें। और उसके पहले एक छोटी सी कविता राजेश जोशी जी की मैं यहाँ पर रखता हूँ, जिसका टाइटल है सुख। छोटी सी कविता में राजेश जी क्या लिखते हैं, इसको सुनते हैं। और फिर जो है यह इन उन चित्रों को देखते हैं। राजेंद्र उपाध्याय जी की प्रतिक्रिया आ रही है। एक बार मैं भी गया था किराए के उस घर में जब आप लोग रह रहे होंगे। जी। और मीता दास जी भी की भी एक बड़ी अच्छी प्रतिक्रिया आई जब आपने कहा कि उनका गुस्सा और आक्रोश काफी कमा। तो मीता दास जी लिखती हैं कि उनका गुस्सा और आक्रोश कविताओं में ढल गया। मैं ये छोटी सी कविता जो है सुख पढ़ता हूं और फिर हम चित्रों को देखते हैं। कवि लिखता है, उपटे खुरचे लिपि छाबी, उपटे खुरचे लिपि छाबी, भीत पोत कर मांडी सांझी, सब बैठे फिर गोल बांध कर, सब बैठे फिर गोल की आवाज बांध कट कर। रही है। कट रही है। जी जी, ओके। सब बैठे फिर गोल बांध कर, सबने मिलजुल गाना गाया, बीच दुखों में दुनिया भर के अपना छोटा सा सुख पहचाना, बीच दुखों में दुनिया भर के अपना छोटा सा सुख पहचाना। बहुत अच्छी कविता। और मित्रों, हम उन चित्रों को देखते हैं जिनकी कहानी हम सुन चुके हैं निरूपा जी से, मगर उन चित्रों को देखना निश्चय ही हमें काफ़ी अच्छा लगेगा। 1 मिनट का समय दें, मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। जी, एक से बढ़कर एक चित्र। और जिन चित्रों पर प्रतिक्रिया देनी होगी आप दीजिएगा निरूपा जी। यह राजेश जोशी के बिल्कुल प्रारंभिक दिनों के चित्र, शादी से पहले के। जी, आप कुछ कहना चाहें तो कहिएगा निरूपा जी, है ना? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? ये राजेश जोशी के ये राजेश आइडेंटिटी जोशी के कार्ड से निकाला आइडेंटिटी हुआ कार्ड से फोटो निकाला है। हुआ फोटो है। हाँ कॉलेज हाँ के। हाँ हाँ, जी 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 जी। कॉलेज के। उसमें जी, प्राचार्य की सील भी लगी उसमें है। प्राचार्य की सील भी लगी है। बिल्कुल। जी। कभी 60s का और फोटो होगा। 60s का फोटो होगा। हाँ जी। आगे बढ़ते हैं। राजेश को फोटो राजेश खिंचाने को का फोटो बहुत शौक खिंचाने था। का बहुत शौक था। वाह। जी। तो इन चित्रों को देखते हुए यह देखिए शादी यंग के डेज के समय का। फोटो है। यंग डेज पे फोटो है। जी जी जी। ये राजेश की जब दाढ़ी नहीं ये हुआ राजेश की करती थी, जब बीच दाढ़ी में नहीं हुआ दाढ़ी करती थी, कटाई थी, बीच तब में फोटो दाढ़ी खिंचाया कटाई थी, था। तब फोटो खिंचाया था। ज्यादातर समय तो दाढ़ी ज्यादातर रही। समय तो दाढ़ी लेकिन रही। ये जब, लेकिन ये ये जब, हमारी शादी की ये है हमारी शादी की फोटो। है फोटो। ये फोटो मेरी शादी की है। इसमें इसमें मेरे पिताजी और मेरे ससुर दोनों दिख रहे हैं। जो सफेद बाल वाले सफेद कुर्ता पजामा पहने, ये मेरे पिता है। और जो काले बाल और काले कपड़े पहने इधर इस तरफ डार्क कलर के कपड़े पहने बैठे हैं, वो मेरे ससुर जी है, मैंने राजेश के फादर। पीछे सब परिवार के लोग बैठे हैं। आर्य समाज में शादी हो रही है। हाँ जी। आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ा। आगे बढ़ाएं। जी।
जी, यह भी शादी के ही समय का चित्र। निरूपा जी के यहाँ कुछ कनेक्शन की समस्या है, मगर फिर भी वे देख ये पा रही ये हैं। बहुत ही दिलचस्प फोटोग्राफ है। अगर आप देखेंगे तो हम लोग फेरे ले रहे हैं और बीच में लाइफ बॉय का डब्बा रखा है। जीवन के साथ भी ये फेरे लेते वक्त का है, लेकिन आप अगर इसमें बीच में देखेंगे तो एक डब्बा रखा है जिसमें कुछ पूजन सामग्री रखी थी, और वो लाइफ बॉय का डब्बा है। लाइफ बॉय है जहां, तंदुरुस्ती है वहां। वाह वाह, बहुत खूब। जी, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए किस तरह से एक रोचक बातचीत हुई आज, और संयोग कुछ ऐसा रहा कि कनेक्शन की समस्या रही, मगर फिर भी बखूबी बातचीत होती रही। जी, निरूपा जी। निरूपा जी। आगे बढ़ाएं स्लाइड को। हाँ, ये भी हाँ। उसी समय की है, शादी की ही। हाँ जी। जी, शादी के आगे बढ़ाता हूँ। शादी की ही है। जी। इससे सिद्ध होता है कि शादी हुई थी। आंख में सिंदूर भरते हुए। वाह। और बिल्कुल ये आपका यह पक्ष। फोटोग्राफ जी। जो है इसमें, ये शाम के रिसेप्शन का है। इसमें उनके माता पिता, राजेश के माता पिता और छोटे ब्रदर भुवनेश जोशी साथ में है। जी, बिल्कुल। और कुछ कुछ समस्या तो आई तकनीक की, मगर हम इसके बीच भी यह जारी रखे हुए हैं इस बातचीत को। और एक दो और चित्रों को देखते हुए मित्रों, हम इस बातचीत को समाप्त करेंगे। निरूपा जी, एक वीडियो हमारे पास और है जिनमें बाद के दिनों के कुछ चित्र हैं, उसको भी एक बार देख लेते हैं। यह वाला चित्र, यह अलग अलग अवसरों पर है, कोई मुझे बहुत तरतीब आप में नहीं है। क्या जी। बोले, बात एक्चुअली कट रही है तो मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या कहा। ओ, ये मैं यह ये कह रहा हूँ। फोटोग्राफ है जी। मकाऊ की। एक टावर टावर की 62वीं मंजिल पे खड़े हैं हम लोग। वाह। जी। और ऐसे ही कुछ और जहां से पूरा छायाचित्रों को हम मकाऊ देख। शहर दिख रहा है। जी। एक चित्र यह, जिनमें कवि, उनकी धर्मपत्नी और उनकी बेटी। और ये दार्जिलिंग की फोटो है जिसमें मीठी छोटी सी। जी। और दार्जिलिंग की ड्रेस पहने हुए। वाह। जी, अलग अलग अवसरों के चित्र हैं मित्रों। हाँ, लखनऊ की फोटो है, ताजमहल नहीं, लखनऊ नहीं, आगरा की है। आगरा में ताजमहल पे। जी, और आगे बढ़ाता हूँ। जी। ये हमारी मनोभाव। हाँ। 25वीं शादी की सालगिरह की फोटो है, जो बहुत दिलचस्प है। राजेश हमेशा कहा करते थे कि हम लोगों ने कभी एक तरफ देखते हुए शादी के बाद फोटो नहीं खिंचाई। तो हम लोग हमेशा दो तरफ ही देखते रहे, अलग अलग डायरेक्शन में, और इस फोटो में भी हम लोग दो तरफ ही देख रहे हैं। वाह। जी। तो इन चित्रों के पीछे के प्रसंग भी हम जान पाते हैं, और यही एक खासियत है। राजेश 5 भाई हैं। 5 भाई हैं वो, और ये 5 भाइयों की फोटोग्राफ है। वाह, एक साथ पांचों भाई हैं।
जी। जी। और जी। आगे बढ़ता हूँ। यह देखिए एक कवि की एक खास मुद्रा। निरूपा जी। इसमें नो कमेंट्स। वाह। एक बार मैंने वाह। ये कहा था कि पता नहीं इतने बड़े बड़े एक्टर्स कैसे से स्क्रीन पे नाच लेते हैं। तो इन्होंने कहा पैसा मिलता है इसलिए नाच लेते हैं। तो मैंने इनसे कहा तुम नाच लोगे क्या अगर पैसा मिले? तो उन्होंने नाच के बताया था। बहुत सुंदर। और हम सभी लोग इस चित्र को देखकर आनंदित हो रहे हैं। बेहद प्यारा चित्र, निर्दोषता से भरा हुआ चित्र जैसा व्यक्तित्व। जी। ये हमारी 25वीं यह शादी की देखिए। सालगिरह का फोटो है। वाह। वाह। और आगे बढ़ते हैं। जी। यह उसी अवसर के चित्र हैं संभवतः। निरूपा जी। निरूपा जी के पास मित्रों कुछ जी देर जी। से चित्र पहुंच रहे हैं। जी हाँ, ये मेरे जिया जी। अच्छा। हम्म। जी। आगे बढ़ता हूँ। 25वीं सालगिरह थी। जी। 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 देखते हैं, प्रतिक्रिया हमारे लेते हैं ये मित्रों की। सास और ससुर माने राजेश के पेरेंट्स हैं। इनकी 75वीं शादी की सालगिरह थी। वाह। वाह। जी, जिनकी चर्चा आज मैंने आपने कई कई आमतौर बार। पे लोगों की 50 ही नहीं हो पाती है, ये 75 साल पूरे कर रहे थे। जी, बहुत बड़ी बात है। कब वर्ष वह वर्ष कौन सा रहा होगा निरूपा जी? दो वह वर्ष हजार कौन सा दो रहा होगा? हजार 2007 था शायद। 2007। जी। तो ये हम राजेश जोशी जी के माता और पिता को देख रहे हैं और उनकी पूरी कहानी भी हम जान पाए। जी। ये मीठू जी के घर में निरूपा हम जी। लोग गप्पे मार रहे हैं बैठ के। मुंबई मुंबई की बात कर रही हैं, है ना? हाँ, ये मुंबई का फोटो है। जी। ये कुछ एक चित्र और देख लेते हैं और फिर कार्यक्रम को विराम देंगे। ये जब वो हमारे इन लॉज 75वीं शादी की सालगिरह थी, तो उनको 75 दियों से उनकी आरती ली गई थी। ये उस वाह। अवसर का चित्र है जिसमें हम 5 बहुएं हैं और पीछे 5 बेटे खड़े हैं, जिसमें राजेश भी पीली शर्ट पे खड़े हैं। वाह। सचमुच ऐतिहासिक चित्र है और अच्छा लग रहा है इसको जानना, इसके बारे में, और इस छवि को भी देखना। जी। और इस तरह से मित्रों हम लोग यह आखिरी चित्र देखते ये हैं और सिंगापुर इसके का है, सिंगापुर का वो गोल्डन लोटस पीछे दिख रहा। जी। जी। तो एक अच्छी चर्चा इस तरह से संपन्न होती है और निश्चय ही निरूपा जी, बहुत अच्छा लगा आपने इतना समय निकाला और इतनी आसानी से, सहज भाव से आपने काफ़ी कुछ कहा। इससे राजेश जोशी जी का अपना जो परिवार है आपके साथ, स्वयं उनके पीछे जो माता पिता के साथ संबंध और भाई बहनों के साथ तमाम चीज़ें आ सकीं और एक बनता हुआ लेखक और बदलता हुआ व्यक्ति, इस पर भी बहुत ही रोचक ढंग से बातचीत हुई। और आपने हालांकि यह बात कही थी कि साहित्य की बातें कम करेंगी, मगर फिर भी साहित्य की भी बातें खूब हुई और अच्छी हुई। तो कुल मिलाकर एक सार्थक चर्चा
महत्वपूर्ण चर्चा और राजेश जोशी जी की शख्सियत को और उनकी दुनिया को समझने में एक सहायक बातचीत आपके कारण संभव हो सकी। बहुत बहुत आभार आपका और तमाम मित्रों का जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, बहुत बहुत जिनकी शुक्रिया, प्रतिक्रियाएं बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार मित्रों, कल एक नई कड़ी में हम पुनः मिलते हैं और अ, कल मुलाकात होगी। राजेश जोशी जी पर यह एकाग्र जारी है। शुभ रात्रि, नमस्कार। शुभ रात्रि।